तो आपको मैं बताना चाहूँगा अभी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा भी आप 3-4 चीज़ें हैं जो आप अपने हैंडी रख लें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी आपका ब्लड ग्रुप कौन-सा है। क्योंकि जब भी आप वहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो वो आपसे पूछेंगे भी आपको आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता हुआ तो आपको फिर दोबारा से रिफ़िल करना पड़ेगा। तो एक सबसे पहला पॉइंट है भी आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। दूसरा ये है भी आपकी एक स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, जो आपके आप भरने से पहले आपके पास हो, और मेक श्योर उसका भी जो साइज़ है वो 300 केबी से ज़्यादा ना हो, ठीक है? तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, उसकी जो पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली फ़ोटो होती है, वही फ़ोटो होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली, और उसका 300 केबी से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है अभी आपकी जो स्कैन कॉपी है पासपोर्ट की, वो फ्रंट पेज और जो बैक पेज होता है, उन दोनों की चाहिए, ठीक है? और वो पीडीएफ के फॉर्मेट में नहीं। इसमें डिफरेंट है, आपकी फ़ोटोग्राफ जो है वो जेपीजी में होनी चाहिए, और जो आपका स्कैन कॉपी है पासपोर्ट की वो पीडीएफ में होनी चाहिए, और वो भी 500 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा आपका है भी अगर कोई बंदा ओसीआई कार्ड यूज़ कर रहा है तो उसको अपने पासपोर्ट की जगह ओसीआई कार्ड की पीडीएफ फॉर्मेट वाली फाइल चाहिए, वो भी 500 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अपने कंप्यूटर पे जाएँ, जाने के बाद आपने वहाँ पे कोई भी अपना इंटरनेट ब्राउज़र खोलें, वो गूगल क्रोम हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, या फायरफॉक्स हो सकता है। आप किसी भी एक को खोल लीजिए और वहाँ पे अपना जो यहाँ पे मैंने दिया है एड्रेस, आप ये डाल दीजिए, डायरेक्टली ये डाल दीजिए कॉपी करके, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं भी प्रकाश पूरब 550। तो जो भी यानी कि सबसे पहला आएगा आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी ब्राउज़र पे अपनी वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर आएगा भी जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है? इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अप्लाई ऑनलाइन। आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए, ठीक है? क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है? जिसमें बताया होगा भी सिलेक्ट कैटेगरी चूज़ कीजिए। इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, एक है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, और एक है जो एनआरआई जिनके पास ओसीआई कार्ड है। फॉर एग्जांपल कोई अगर अमेरिका में गया है तो उसका अमेरिकन पासपोर्ट है, इंडियन है बट उसका अमेरिकन पासपोर्ट है, और उसके पास ओसीआई कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, ठीक है? अगर कोई एनआरआई है तो वो फिर ओसीआई कार्ड सिलेक्ट करे, अगर कोई इंडियन है तो वो इंडियन पासपोर्ट पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू दबाए, ठीक है? उसके बाद फिर आपके पास उसी पेज में एक और डेट सिलेक्शन के लिए एक पेज खुलेगा, जिसमें आपको जिस दिन भी जाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 15 दिन पहले ही करना। जैसे आज कोई तारीख कह लो 10 है, तो आपको यानी कि 15 दिन ऐड करके आपको वो सिलेक्ट करनी है। अगर नहीं भी है तो ये ऑलमोस्ट आपको वही दिखाएगा जो करंट डेट से यानी कि 15 दिन की आगे की होगी। तो आप अपना ईयर सेलेक्ट करें, ठीक है? मंथ सेलेक्ट किया और डेट सेलेक्ट की, और उसके बाद कंटिन्यू दबा दें। उसके बाद फिर आपसे जैसे ही आप ये कंटिन्यू करेंगे तो आपको नीचे आप देखोगे भी वो टेंटेटिव डेट्स बता देगा भी जो अवेलेबल है, और स्लॉट्स बता देगा। तो अगर तो किसी दिन की डेट नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 22/6 लिखा है, ठीक है? 22 जून के है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सभी ग्रीन है। अगर कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है जिसमें यानी कि बुकिंग फुल हो गई है, ठीक है? तो यहाँ पे रेड कलर यस की का नो आ जाएगा, और यहाँ पे आपको रेड कलर दिखाई देगा। तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करना, उसकी जगह जो भी आपको ग्रीन दिख रही है आपको वही सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप डेट सिलेक्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे, और आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अब आप अगर देखोगे आपका फॉर्म जो है वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और डी में ऐसे करके 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट ए आता है। पार्ट ए में आप देखोगे आपकी पासपोर्ट के रिगार्डिंग डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो मेक श्योर करो भी आपके पास पासपोर्ट हो, और पासपोर्ट में जो जो चीज़ें पासपोर्ट में लिखी हैं सेम वैसे ही यहाँ पे टाइप करनी है, एक माइनर चेंज भी नहीं होनी चाहिए। तो आपसे सबसे पहले पूछेंगे भी आपका पासपोर्ट टाइप क्या है, ऑर्डिनरी है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है। तो नॉर्मली हर बंदे का पासपोर्ट जो है वो ऑर्डिनरी होता है। अगर कोई बंदा
किसी डिप्लोमेटिक रीज़न से जा रहा है या उसके पास ऑलरेडी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ठीक है, जो कि आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री से इशू होता है, ठीक है, तो वो अगर कोई पॉलिटिकल बंदा है या कुछ है तो उसका पासपोर्ट डिप्लोमेटिक होगा तो वो डिप्लोमेटिक सिलेक्ट करेगा। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उसका वो फिर ऑफिशियल पासपोर्ट यूज़ करेगा। तो आप पहले पासपोर्ट सिलेक्ट करो, नॉर्मली जो ऑर्डिनरी होता ऑर्डिनरी भी सिलेक्ट किया। दूसरा आपका आ गया पासपोर्ट नंबर, जो आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, वहाँ से आप पासपोर्ट नंबर भरिए। फिर अपना डेट ऑफ इशू है, कहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ वो फिल करिए। यहाँ पे सिलेक्शन के लिए कैलेंडर खुल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, उसमें से डेट सिलेक्ट कीजिए और डेट भर दीजिए। फिर आएगा डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है पासपोर्ट की, वो आपको अपने पासपोर्ट से देख के भर देनी है। यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू है, जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ, जैसे मेरा जलंधर से इशू हुआ था तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा जलंधर हुआ था, ठीक है। उसके बाद आ गया गिवन नेम, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर नाम लिखा होगा आपको वो फिल करना है। पासपोर्ट एग्जैक्ट वही फिल करना है, जैसे मेरा मनप्रीत सिंह पासपोर्ट पे लिखा है तो मनप्रीत सिंह ही आएगा। कई लोग यानी कि सरनेम नहीं यूज करते, तो सरनेम मैंडेटरी नहीं है, बट फर्स्ट नेम जो है वो मैंडेटरी है, जिसको हम गिवन नेम बोलते हैं। तो आपका जो नाम है फर्स्ट नेम में, गिवन नेम में जो भी पासपोर्ट पे लिखा होगा आप वही चीज़ लिखिए। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। मेरे केस में मेल है तो मैं मेल लिख दूंगा। उसके बाद कैप्चा होगा, कैप्चा में जो आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, आप उसको टाइप कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं, तो हमारा जब पहला पार्ट 1 फिल हो जाएगा, उसके बाद फिर हमें पासपोर्ट और फर्दर जो है एप्लीकेंट की पासपोर्ट डिटेल पूछी जाएगी। उसमें क्या होगा, उसमें हमारा एड्रेस पूछा जाएगा कि हम कहाँ रह रहे हैं। तो अपना एड्रेस लाइन जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है। उसके बाद आपका सेकंड लाइन में आपका एड्रेस आ जाएगा, कोई भी मोहल्ला है, सोसाइटी है या एरिया है तो आपको वो लिख देना है, ठीक है। फिर आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, कंट्री में इंडिया लिख देना। जिस स्टेट में रह रहे हो, जैसे मैं पंजाब में हूँ तो आप यानी कि लिख सकते हो भी जिस भी स्टेट में हो आप वहाँ की स्टेट का ऐड कर सकते हो। फिर आ जाता है भी आपकी सिटी कौन सी है, ये सब चीज़ें मैच होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट से, ठीक है। आप अपना पिन कोड भरिए और सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आ गया आपकी एप्लीकेंट की फर्दर डिटेल्स आ गई, ठीक है। उसमें अगर आप देखोगे सबसे पहले वो लिखा जाएगा वेदर रेजिडेंट इन इंडिया। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप यस बोल करोगे। अगर आप इंडिया में नहीं रह रहे, फॉर एग्जांपल जैसे एनआरआई है, वो बाहर रह रहे हैं और सिर्फ विजिट के लिए आए हैं, ठीक है, तो वो फिर नो कर देंगे। आधार नंबर आप देखोगे यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। आधार नंबर आपको वो आप भरना है तो आप भर सकते हो, नहीं भरना तो आप नहीं भी भर सकते, और ना ही आपको पैन कार्ड की फिल करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास है तो आप भर दो, नहीं है तो ना भी भरोगे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आएगा प्रेजेंट डेट इन इंडिया, प्रेजेंट एड्रेस इन डिटेल्स इन इंडिया। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप उसी एड्रेस पे रह रहे हो जो आपके पासपोर्ट पे है तो आप क्लिक कर दो। अदरवाइज आप अगर नहीं रह रहे, कहीं और रह रहे हो, तो फिर वो यहाँ की भर दो। तो ये भरने के बाद उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो आप उसका नाम लिख सकते हो। भी थाना सदर है मेरे केस में, ठीक है, भी जो भी आपका वहाँ होगा, कोतवाली है या कहीं पे थाना होता है, तो आप उसका नाम लिख दो। उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे अभी आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उसमें आपका जो भी है, जैसे मेरे केस में यहाँ पे मैंने भरा ए पॉजिटिव, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। फिर आपकी ईमेल एड्रेस पूछी जाएगी। मेक श्योर करो आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तो ताकि आपको जो इंटीमेशन आएगी, ठीक है, वो आपके ईमेल एड्रेस पे आएगी। जो भी कंफर्मेशन होगी आपका भी कंफर्म्ड हो गया है ईटीए, तो उसलिए आपको यहाँ पे ईमेल भरनी ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपसे फ़ोन नंबर पूछा जाएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो, अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड पे सिलेक्ट कर दो, अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड है तो फिर आपसे स्पाउस की डिटेल्स पूछेंगे, स्पाउस का नाम पूछेंगे, आपकी स्पाउस की नेशनैलिटी क्या है उसके बारे में, और उसका पासपोर्ट नंबर भी पूछेंगे, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो तो ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेंगे भी आपका प्रोफेशन क्या है। मेरे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। अगर आप सैलरीड हो तो आप सैलरीड सिलेक्ट करो। अगर आप बिजनेस करते हो या कुछ भी है, अदर देन सैलरीड है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड शो कर सकते हो।
उसके बाद पूछा जाएगा भी आपके रिलेटिव कोई पाकिस्तान में रह रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होते हमारे। अगर किसी का कोई रिलेटिव्स है, फॉर एग्जांपल कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा है या कोई अदर स्टेट में है जिनके कोई ना कोई रिलेटिव वहाँ पे है, तो मेक श्योर वो मेंशन करें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है अभी, हैव यू एवर विजिटेड पाकिस्तान बिफोर, तो अगर कोई बंदे ने पहले नहीं विजिट किया तो वो नो कर दे, अगर विजिट किया तो यस करके, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू प्रेस की। हमारी अब आ गई थर्ड डिटेल आ गई, उसमें ये पूछा जाएगा भी आपने ये क्रिमिनल बैकग्राउंड की रिगार्डिंग है, तो उसमें आपको सही सही जानकारी देनी है, जो भी सच है वही आपको बताना है। ये ना हो भी आप यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपा लें और जब आपकी यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन हो जैसे पासपोर्ट में होती है, तो वहाँ पे आपको यानी कि वो मैच ना करे, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे भी हाँ भी आपकी पहले कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है चल रहा या वारंट तो नहीं इशू हुआ, तो अगर यस है तो आप यस लिख दो, अगर नहीं है तो नहीं लिख दो। उसके बाद पूछा जाएगा भी आपको कोई सजा तो नहीं कोर्ट के द्वारा, ठीक है, किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के कारण, तो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हो। थर्ड आ गया वेदर यू प्रेजेंटली बाउंड बाय सिक्योरिटी प्रोसीडिंग। थर्ड ये है भी आपको अगर किसी भी सरकार कोई नॉन अवेलेबल वारंट है या सरकार या कोर्ट की तरफ से आपको ये बोला गया भी हाँ भी आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते या कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते, अगर वो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आपको यस लिखना है, अगर ऐसी नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़िए। उसके बाद है भी वेदर यू आर इन पास्ट ए मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब्ड बैंड अंडर लॉ। तो चौथा हमारा पॉइंट ये है भी आप किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो नहीं है जिसको सरकार ने बैन किया है, या उसको फॉर एग्जांपल सिमी है या पीएफआई है, ऐसे करके और भी बहुत सी हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसके आप कहीं मेंबर तो नहीं हो, ठीक है। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो भरो, अगर यस है तो आप बता सकते हो भी हाँ मैं पहले कभी था, ठीक। उसके बाद सेव एंड क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। फोर्थ है जो आगे वो फर्दर फिर एप्लीकेशन की जो भी ये डिक्लेरेशन अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें फिल की हैं उसकी डिक्लेरेशन है और अंडरस्टैंडिंग के बारे में लिखा है कि आप ये कंफर्म करोगे भी ये आप एग्री करते हो, तो उसमें ये डिटेल बताई हुई है भी हाँ भी अंडरटेकिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आई एग्री पे एक चेक मार्क है, ठीक है, इस पे आप टिक करोगे और सेव एंड कंटिन्यू करोगे। अब उसके बाद ये आपकी एक रिव्यू और सबमिट के लिए एक खुलेगी, ठीक है, स्क्रीन खुलेगी, उसमें आप देखोगे भी आपकी पूरी डिटेल बताई होगी, आपको रिव्यू करना है कहीं मेरी कोई छूट तो नहीं है या गलत तो नहीं मैंने भर दिया, एक बार आप पूरा चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है भी हाँ भी आपने कहीं कुछ गलत भर दिया है या कुछ है, तो आप यहाँ पे जाके मॉडिफाई और एडिट में जाके दबाएंगे, तो आप उस पर्टिकुलर जगह पे जो भी आपको चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये एक लास्ट पॉइंट है जहाँ पे यानी कि आप चेंज कर सकते हो, इसके बाद आपको कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप थोरली इसको चेक करें, कोई भी चीज़ अगर मॉडिफाई करनी है एडिट करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जब आपको सब चीज़ें लगे भी यहाँ ओके है, फिर आप सबमिट एंड प्रोसीड फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ, तो आप फोटोग्राफ भरने के लिए अब रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको आएगा भी हाँ भी आपको एक अपलोड करनी है फ़ोटो, तो पहले मैंने जैसे बोला था अभी आप हैंडी रखो अपने कंप्यूटर पे, सेव करके रखो, ये ना हो भी आपके मोबाइल में है और आप कंप्यूटर से भर रहे हैं, तो अब आप यानी कि पहले उसको ट्रांसफ़र करोगे, पहले से ही फ़ोटोज़ जो है, फ़ोटो हो गया, डिजिटल फ़ोटो होगी आपकी, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी पड़ी हैं। अब आप यहाँ पे आएंगे और चूज़ फाइल में क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे और आपको जगह बतानी होगी कंप्यूटर में आपको कहाँ पे सेव की हुई है फाइल, ठीक है, तो वो फाइल आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। ये आपको अभी सिर्फ फोटोग्राफ के लिए मांग रहा है, तो जैसे मैंने पहले बताया भी इस वीडियो में भी आपकी जो फाइल है फोटोग्राफ की वो 300 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए और उसका जो फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ना कि बिटमैप पे या JPEG 4000 में 2000 में या फिर PDF में। जो कॉपी है वो सिर्फ और सिर्फ JPG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए और उसका साइज़ 300 KB है। अगर उसका साइज़ 300 KB से ज़्यादा है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर आपको लगता है भी आपकी फ़ोटो भी जो साइज़ है उसका वो 300 KB से ज़्यादा है, तो आप ऑनलाइन
यानी कि ये सब भरने से पहले ही उसको 300 KB का कर लीजिए, ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाती है। ऑनलाइन बड़ी सिंपल सा है, ठीक है। आप गूगल में सर्च कीजिए भी हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम हाउ टू रिड्यूस दी फोटोग्राफ साइज, तो आपको आ जाएगा। वहाँ पे आप अपलोड कीजिए और आपको वो कन्वर्ट करके दे देगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल जब आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बोलेगा भी आपको सिलेक्ट पासपोर्ट भी दिखाना है, पासपोर्ट सेव करना है। यहाँ पे गलती से फोटोग्राफ का आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही पासपोर्ट की डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा भी आप स्कैन कॉपी उसकी अटैच करो, उसका भी ऐसा ही है, चूज फाइल करके आपको। अब इसमें आप देखोगे जो फोटोग्राफ की जगह जो पासपोर्ट की होगी वो PDF फॉर्मेट में है और उसका भी साइज 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आप उसको यानी कि सिलेक्ट करके स्कैन कॉपी अटैच करके आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जब आपका सेव हो जाएगा तो आपको ऐसी एक यानी कि फाइल मिलेगी, ठीक है। वो कुछ टाइम लेगा, 20 से 30 सेकंड, वो डिपेंड करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर सेव करने में। सेव करने के बाद एक ऐसा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेव करेगा। ये ध्यान से देखिए, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये बताता है भी आपने क्या क्या डिटेल भरी थी और आपको एक नंबर जनरेट करता है, फाइल नंबर, जिसको जो आप देखेंगे यहाँ पे KRTPG करके है, ठीक है। ये ETA फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है भी आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसका नंबर क्या है, ठीक है। ये फाइनल ETA नहीं है। फाइनल ETA आपका तभी इशू होगा जब वो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी और आपको ये सारे जो भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ फॉर्म में भरी है वो उसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद आपको मैसेज आएगा या ईमेल आएगी जिसमें आपको कंफर्मेशन आएगा। वो कैसी दिखाई देगी, ठीक है। ETA फाइनल वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो वैसा होगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपको चेक करना है स्टेटस अभी भरोगे तो उसी टाइम पे तो दिखाई नहीं देगा। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो कंफर्मेशन वाला है ये पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद प्लस जिस दिन आपकी ट्रैवल डेट होगी उससे 1-2 दिन पहले ही आपको शो करेगा भी आपकी कंफर्म्ड है कि नहीं है। जब आपकी कंफर्म होगी तो आप उसका प्रिंट आउट लीजिए और फिर आप जा सकते हैं। अगर कंफर्मेशन नहीं है तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के कुछ दिनों बाद आपको पुलिस की तरफ से, आपकी लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ से कॉल आएगी। तो वो घर पे आएंगे आपके, ठीक है। तो आपसे कुछ जानकारी आपके जैसे आधार कार्ड हो गया वो देखेंगे, ठीक है। और एक यानी कि पेपर पे साइन लेंगे, वो भी एक तरह की अंडरटेकिंग होगी। और उसमें क्या होगा, एक तो वो कोशिश करते हैं भी आपका जो म्युनिसिपल काउंसिल है आपके जहाँ भी आप रह रहे हैं एरिया में, ठीक है, एक उसकी हो जाए, म्युनिसिपल काउंसलर की विटनेस हो जाए और दूसरा आपका कोई भी नेबरर है उसकी हो जाए। तो 2 बंदों की उनको विटनेस चाहिए भी हाँ भी ये बंदा इतने सालों से यहाँ पे ही रह रहा है और ये एड्रेस इसी का है, ठीक है। ये कंफर्म करने के बाद वो बंदा अपने यानी कि वेरिफिकेशन जो है रिपोर्ट है वो सब गवर्नमेंट को भेजेगा, ठीक है। गवर्नमेंट इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ भी ये बंदा इस पते पे रह रहा है, इतने सालों से रह रहा है और इसने कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं किया जो यानी कि क्रिमिनल ऑफेंस हो, ठीक है। तो वो वेरिफिकेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देते हैं। तो ये जाने के बाद फिर आपका यानी कि आपको ETA इशू हो जाता है। अब आपका ETA इशू होने के बाद आपको मैं बताना चाहूँगा भी आपको डूज एंड डोंट्स क्या है, ठीक है। डूज में ये है भी आप कोई भी मटेरियल जो है, ठीक है, क्लोथ बैग शुड बी सराउंडिंग शुड बी केप्ट, वहाँ पे क्लीन रखना, कोई गंद नहीं डालना। करेंसी जो है मैं अभी भी कह रहा हूँ RBI की रेगुलेशन के हिसाब से है, जैसे मैंने पहले बताया 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो बैग है लगेज है पर पर्सन वो 7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। और जो पानी की बोतल है उसका भी वेट उसमें आप वो काउंट नहीं होता, वो आप हाथ में पकड़ के लेके जा सकते हैं। अब डोंट्स में क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ ना लेके जाएं जो नेगेटिव लिस्ट में लिखी है। नेगेटिव लिस्ट में क्या क्या आइटम्स आ गई, कोई भी फायरआर्म हो गया, कोई भी बंदूक होगी या उसकी गोलियां होगी,
कोई भी ऐसा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हो गया जिसमें यानी कि कोई लाइटर हो गया, ठीक है, या कुछ जिसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, कोई गैस होगी, ठीक है, हैजर्डस गैस होगी, या वो आप नहीं लेके जा सकते। कोई भी आप नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस भी, कोई भी आप ड्रग नहीं वहाँ पे लेके जा सकते, ठीक है। कोई नाइफ ब्लेड आपके सामान में नहीं होना चाहिए। सिखों के जो कृपान है वो अलाउड है, बट वो भी छोटी होनी चाहिए, ठीक। काउंटरफेट करेंसी नहीं होनी चाहिए। ये सारे आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये आपकी आ गई नेगेटिव लिस्ट आ गई। तो आप इसमें देख सकते हैं अभी कोई शराब नहीं लेके जा सकते, कोई सैटेलाइट फ़ोन नहीं लेके जा सकते। आप नॉर्मल फ़ोन लेके जा सकते हो, बट कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं लेके जा सकते जो जो सैटेलाइट से कांटेक्ट करे, ठीक है। कोई भी आप सामान वहाँ पे बेचने के लिए नहीं लेके जा सकते, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अभी काफ़ी लोग हैं जो पाकिस्तान से आपको मैसेज कर देते हैं भी हाँ भी ये चीज़ भी मैंने मंगवानी है, आप आ रहे हो तो मेरे को हेल्प कर दो या कुछ है, ठीक है। तो वो आप नहीं है। कोई भी आप लिटरेचर नहीं ऐसा लेके जा सकते हो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, दोनों गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो जो हार्मनी ना प्रोड्यूस करे, तो ऐसा कुछ भी सामान आप साथ में ना लेके जाएं। और मेक श्योर करें भी आपको वहाँ पे भी स्मोकिंग नहीं कर सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते, और कोई भी तंबाकू की प्रोडक्ट साथ में नहीं आप लेके जा सकते पैसेंजर टर्मिनल पर। और तीसरा अब ये है भी वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आपको लगती है अभी जो अनअटेंडेड पड़ी हुई है, ठीक है, उसको आप हाथ ना लगाएं, उल्टा इन्फॉर्म करें और लोगों को बताएं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब इसमें मैं थोड़ा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है जो पूछा जाता है भी हम कितनी करेंसी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले कहा अभी यहाँ भी आपके पास जो आरबीआई की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कई जगह पे लिखा है अभी 11,000 है, कई जगह पे लिखा है अभी 10,000 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। तो कोशिश कीजिए भी आप 10,000 ही लेके जाएं, ठीक है, ज़्यादा ना लेके जाएं। ये पर पर्सन की है। अगर आप 3-4 जाने जा रहे हैं तो हर कोई 10,000 लेके जा सकता है। दूसरा ये भी ETA चीज़ ही किया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ये है, ये पेपर स्लिप है जिसमें आपको ऑथराइज किया जाता है और उसमें आपकी डिटेल्स लिखी होती है भी आपका नाम, आपकी कंफर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ ट्रैवल, ये सब वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। और उसी पे आपकी यानी कि एंट्री और एग्जिट की मोहर लगी। तीसरा, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ ETA। ETA की जो वैलिडिटी है वो 1 दिन की है, ठीक है। वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है और आपको यानी कि पाकिस्तान से 3 या 4 बजे से पहले पहले वापस आना होता है, ताकि क्योंकि अगर आप वहाँ से 3 बजे चलोगे तो 1-1.5 घंटा आपको वापस में इंडिया की जो इमिग्रेशन है वहाँ पे भी लगता है। तो उनका कोशिश यही होती है भी हाँ भी शाम के 5 बजे से पहले पहले सब लोग वहाँ से वापस आ जाएं और सब लोगों की इमिग्रेशन हो जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ 1 दिन के लिए वैलिड है ETA, 1 दिन से ज़्यादा नहीं है, ठीक। सेम डे आपको जाना होता है और सेम डे ही वापस आना होता है। तो कोशिश यही कीजिए भी आप 9 और 10 बजे आप पहुँच जाए, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो वहाँ पे एंजॉय करने का और दर्शन करने का, ठीक है। और तीसरा है अभी हाउ टू डाउनलोड द ETA। यूजली क्या होता है वो आपको मैसेज कर देंगे भी, या फिर आपको भी ईमेल कर देंगे जब आपकी अप्रूवल हो जाएगी। बट मोस्ट केसेस में देखा जाता है भी हाँ भी कई बार नहीं भी आती है। अगर आपकी नहीं भी आई है कंफर्मेशन, तो आप सेम वेबसाइट प्रकाशपुर 550 पे जाएं, वहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस करके एक जगह पे क्लिक करें। वहाँ पे अपना यानी कि जो ETA की जब आप रजिस्ट्रेशन की थी वहाँ पे फाइल नंबर है या एप्लीकेशन नंबर है, वो आप फिल करें तो आपका खुल जाएगा और बता देगा भी आपका अप्रूव्ड है कि नहीं। वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो वो आप कैरी कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पैसेंजर टर्मिनल डेरा बाबा नानक को गुरुद्वारा साहिब। तो ये ऑलमोस्ट सिर्फ 4 किलोमीटर का है। जो इंडियन साइड में हमारी जो इमिग्रेशन है, टर्मिनल है, वहाँ से गुरुद्वारा साहिब किया सिर्फ 4 किलोमीटर है। उसके लिए वहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी दोनों तरफ से बसेज हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यानी कि 0 लाइन क्रॉस करते हो तो पाकिस्तान की साइड से यानी कि बस है, तो आप बस से जा सकते हो, ठीक है। वो आपको लेके जाएगी पूरा गुरुद्वारा साहिब तक। और दूसरा ये है, जैसे मेरे मदर हैं भी काफ़ी एजेड थे और एजेड हैं जो मेरे साथ गए थे,
तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा चलने में दिक्कत है, कोई ओल्ड एज है, तो वहाँ पे आपको यानी कि व्हील चेयर भी मिल जाती है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई बंदा इतनी दूर नहीं चल सकता तो वो व्हील चेयर पर बैठ सकता है। वो बस में भी व्हील चेयर में बिठाते हैं, आपको पूरा एंड टू एंड लेके जाते हैं। और अगर गुरुद्वारा साहिब के क्योंकि गुरुद्वारा साहिब बहुत बड़ा है, तो उसमें भी आपको चलने के लिए डेडिकेटेड पर्सन आपको मिलता है, जो व्हील चेयर वो ही लेके जाएगा, वो ही घुमाएगा। ठीक है, तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी अगर कोई बुजुर्ग है आपके साथ, वो चल फिर नहीं सकते, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। वो इतनी फैसिलिटी दी गई है दोनों एंड से, इंडियन साइड भी और वहाँ पे भी आपको व्हील चेयर की फैसिलिटी मिलेगी। तीसरा है सॉरी, इज देयर एनी लिमिटेशन ऑफ कैरिंग बैगेज। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 7 किलो वेट होना चाहिए कैरी बैग का, ठीक है, इंक्लूडिंग वाटर बॉटल। और कोई भी आप ड्राई ईटेबल्स फॉर एग्जांपल सेब हो गया, कुछ भी है वो खाने के लिए, ठीक है, वो साथ लेके जा सकते हैं। तो वो भी पार्ट ऑफ 7 केजी है। 7 किलो से ज़्यादा आप सामान नहीं लेके जाएंगे। तो शुड पिलग्रिम्स कैरी द प्रिस्क्राइब मेडिसिन। हाँ, जो भी बंदा वहाँ पे यात्रा करना चाहता है, तो अपने साथ वो जो भी उसकी जैसे बीपी की कोई दवाई लेता है, शुगर की है, तो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जो भी जानकारी जो मैं चाहता था भी, हाँ भी आपको एक जगह पे मिल जाए, तो वो ऑलमोस्ट सब यहाँ पे है। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा सबको ये देखने के लिए जो भी यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, और मैं विश करूँगा अभी आप सबकी जो यात्रा है वो सफल रहे, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।